मेरा नाम नीलम है। हमने पिछली वीडियो में अक्षरों का महत्व निबंध जो कि गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित है पढ़ा था, वह सारांश समझा था। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने वीडियो देखा होगा, वह लाभ प्राप्त किया होगा। इस वीडियो में हम अक्षरों के महत्व निबंध के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर है, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि इसके पहले मानव सभ्यता लिखित इतिहास नहीं मिलता। अक्षरों की खोज के बाद ही एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी कर पाई, जिससे मनुष्य प्रगति के पथ पर बढ़ सका। प्रश्न संख्या 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। उत्तर है, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के माध्यम में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं किरणों की गोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का गोतक बन गया। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की थी। प्रश्न संख्या 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। प्रश्न संख्या 4, भाषा का विकास सबसे पहले हुआ। अक्षर और लिपि का बाद में बोली गई भाषा को अक्षरों की मदद से लिखा जा सकता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अक्षर नहीं पहचानते पर भाषा अच्छी तरह जानते हैं। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए भाषा और अक्षर के संबंधों के बारे में एक अनुच्छेद लिखो। भाषा का आरंभ मानव की उत्पत्ति के साथ हुआ। शुरुआत में मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया। अपनी बातों को समझाने के लिए चित्र संकेतों के बाद मानव ने भाव संकेतों का सहारा लिया। धीरे धीरे विकास की गति बढ़ने के साथ ही ध्वनि का विकास हुआ। मानव अपने विचारों को ध्वनि के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचा सकते थे। इस तरह भाषा का विकास होता गया। अक्षरों के प्रचलन में मानव विकास को अभूतपूर्व गति दी तथा भाषा को शिखर तक पहुंचा दिया। मानव अब अपने विचारों और इतिहास को अक्षरों में सहेज कर रखने लगा। भाषा और अक्षर एक दूसरे के पूरक हैं। कई लोग भाषा को अच्छी तरह बोल पाते हैं परंतु उन्हें अक्षर में ढाल नहीं पाते हैं। ये लोग अपने विचारों को सहज कर रख नहीं पाते और दूसरे के विचारों को पढ़ नहीं पाते, जिस कारण ये एक सीमित जीवन जीते हैं। अक्षरों द्वारा लेखन कार्य भाषा का अटूट अंग है। आज के दुनिया में अक्षरों के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। निबंध से आगे अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। उत्तर है, ध्वनि हमारे विचारों को बोलकर प्रस्तुत करने का साधन है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 2, पुराने जमाने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अनुमान लगाओ और बताओ। उत्तर है, पुराने जमाने में लोग यह इसलिए सोचते थे कि भाषा और भाषा की खोज ईश्वर ने की क्योंकि उन्हें इनके इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी। यह कब और कैसे शुरू हुआ? भाषा की बात बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या न हो। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने। इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके लिखो और मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। बच्चों, पहले मैं बता दूं कि सब उपसर्ग क्या होते हैं। जो शब्दांश अन्य शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि दुर्गुण, अवगुण, सद्गुण, सैगुण, निर्गुण। इसमें कौन सा शब्द है और कौन सा उपसर्ग है, ये देखिए। दुर्गुण में दुख, इसका मतलब होता है बुरा। गुण, बुरे बुरे गुणों वाला, दुर्गुण। अवगुण, अव इसमें उपसर्ग है। गुण इसमें मूल शब्द है, तो अवगुण, बुरे गुणों वाला। सद्गुण, सद इसमें अच्छा, ये उपसर्ग हो गया। गुण हो गया इसका मूल शब्द। सद्गुण, अच्छे गुणों वाला। सैगुण, सै इसमें उपसर्ग है।
गुण इसका मूल शब्द है। सगुण इसका अर्थ हो गया अच्छे गुणों से युक्त। ठीक है बच्चा, आगे देखिए। असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा। तो इसका उत्तर नीचे देख लीजिएगा। मूल शब्द है और उपसर्ग अ प्लस सफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा। उपसर्ग के जुड़ने से अर्थ में अंतर आ जाता है, उनके अर्थ मूल शब्द से विपरीत हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर, उपयुक्त शब्दों से वाक्य बनाओ, समझो कि ये संज्ञा है या सर्वनाम। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंक साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ का गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। 3 जग पानी, 1 किलो जीरा। यहाँ रेखांकित हिस्से परिणामवाचक विशेषण है, क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब नीचे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थान में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्द छांटकर लिखो। प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। तो बच्चे, पहले मैं आपको बता देती हूँ विशेषण के बारे में, आप ध्यान से सुनिएगा। विशेषण क्या होते हैं? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती हो उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो बच्चे, पहले मैं आपको बता देती हूँ गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दिशा आदि का ज्ञान कराएं, वे होते हैं गुणवाचक। दूसरे होते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक कौन होते हैं? जो विशेष्य की संख्या का बोध कराए उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? जिसकी संख्या निश्चित होती है, इनसे निश्चित संख्या का बोध होता हो उसे हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। ठीक है बेटा। और अनिश्चित संख्यावाचक है, इनसे किसी संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं होता, जैसे थोड़े, कुछ आदि। और परिणामवाचक विशेषण से नाप तोल आदि का पता चलता है। ठीक है, जैसे 5 किलो, 10 किलो, 2.5 मीटर। ये भी 2 तरह के होते हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक में किसी निश्चित परिणाम का बोध होता है, जैसे 5 किलो, 2.5 किलो। और अनिश्चित परिणामवाचक में किसी निश्चित परिणाम का बोध नहीं होता, जैसे जरा सा, कुछ, थोड़ा सा। ठीक है। और संकेतवाचक विशेषण, जो विशेषण अपनी संज्ञा यानी कि विशेष्य की और संकेत करे उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम उत्तर। 3 खीर, तो क्या होगा? 3 चम्मच खीर। प्रश्न संख्या 2 खाली स्थान जमीन, 2 एकड़ जमीन। नंबर 3 6 मीटर कपड़ा। नंबर 4 1 रेत, रेत क्या होगा? ट्रक, 1 ट्रक रेत। नंबर 5 2 प्याले कॉफ़ी। 6 5 किलो बाजरा, बाजरा क्या होता है? अनाज होता है, उसको हम तोलते हैं। 7 1 लीटर दूध। नंबर 8 3 लीटर दूध, दूध और तेल को मापते हैं लीटर में। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आपके अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।